आज हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी के बिंदु संख्या 2 से प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की और मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में जाना। तो सेकंड आता है अपना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कर्मचारी जिसने 1 जनवरी 2004 के पश्चात केंद्रीय सरकार की नौकरी पाई है या राज्य सरकार की भी पाई हो या फिर वो स्वनियोजित भी हो, तो उस केस में क्या होता है कि सरकारी और सरकारी कर्मचारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में क्या होता है कि जैसे कर्मचारी के वेतन से यदि 10% वेतन कटौती होकर एनपीएस में जमा हो रहा है तो सरकार भी क्या करती है उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन करता है अलग से, वो सैलरी में इंक्लूड नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं उसको इंक्लूड करना पड़ता, उस 10 जो एनुअली उसका 10% है उस वैल्यू को क्या करेंगे एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे। हालांकि ये अंत में जाके डिडक्शन होगा जिसका अपन अलग से अध्ययन करेंगे, उसमें इसकी छूट मिल जाएगी। ठीक है। और ऐसे कर्मचारी जब भी सेवानिवृत्त होता है तो उसको पेंशन की राशि इसी ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है इसके बेस में मिलती है। एक मुश्त राशि, एक परसेंटेज फिक्स होता है, उस एक मुश्त राशि मिलती है, बाकी राशि की पेंशन बन जाती है। अब तीसरा आता है वैल्यू ऑफ प्रिक्विसाइड्स, वेतन के स्थान पर अन्य लाभ। ठीक है। अब प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आ गया है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वेतन के अलावा भी कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे अर्जित अवकाश वेतन, अर्न लीव सैलरी की कर्मचारी क्या होता है रिटायर हो जाता तो वो लीव अर्न करता है, उनको कंज्यूम नहीं करता, तो उस वो जो लीव उसके अकाउंट में बची हुई थी उनका एनकेसमेंट होता है। तो उस केस में वो राशि कि, किस 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 सीमा तक टैक्सेबल होगी, किस सीमा तक एग्जेम्प्ट होगी। ग्रेजुटी जिसको उपादान बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी मिलती है रिटायरमेंट पे। तो वो उसको अपन कितनी सीमा तक ऐड करेंगे इन सैलरी में। मासिक पेंशन वैसे टोटली क्या होती है टैक्सेबल होती है, लेकिन इसमें क्यूम्यूटेशन होता है, वो एक एक्सटेंशन तक, एक सीमा तक क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है। सरकारी कर्मचारी के केसेस में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। इसी प्रकार कंपनसेंट क्षतिपूर्ति राशि यदि मान लो रिट्रेचमेंट होता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, नोटिस अवधि पर प्राप्त वेतन, ये भी क्या होता है फुल्ली टैक्सेबल होता है। और ये तो हो गया वेतन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पर अन्य लाभों में आ गया। और वैल्यू ऑफ प्रेक्विसाइड्स में क्या आएगा कि जैसे कि अब यहाँ पे क्या होता है कि कई वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कर्मचारी को मॉनेटरी लाभ न देके अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि कंपनी का क्वार्टर है तो वहाँ रहने की सुविधा दे दी, कंपनी की बस है तो उसमें ट्रेवल करने की सुविधा दे दी। तो इस प्रकार की सुविधाओं को क्या सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ती है, उनका मौद्रिक मूल्य निकालना पड़ेगा कि ये यदि ये सुविधा क्योंकि उसको क्या कर्मचारी को क्या करना पड़ रहा है, उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। ठीक है। वो अतिरिक्त सुविधाएं तो उनकी क्या होगा, उनका अलग अतिरिक्त सुविधाओं का क्या करना पड़ेगा, मौद्रिक मूल्य निकाल के उसके वेतन में ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यदि उस सुविधा का कुछ मूल्य यदि नियोक्ता ले रहा है तो उस मूल्य को लेस कर देंगे, क्योंकि वो कर्मचारी क्या कर रहा है अपने टैक्सेबल सैलरी से उसको पे कर रहा है। तो ये आ गया अनुलाभ। ठीक है। कि किसी भी प्रकार की सुविधाएं हो सकती हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस की सुविधाएं दे रहा है, कार की सुविधाएं दे रहा है, होटल में रहने की सुविधा दे रहा है, और भी कई तरह की सुविधा हो, तो मालिक की सुविधा हो गई है ना। तो इस तरह की क्या करना पड़ेगा, उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है। ये तो आ गया कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पे ओनली क्या होगा टैक्सेबल सैलरी। इसके बाद में क्या आ जाएगा, जब इन चारों मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम, वैल्यू ऑफ प्रेक्विसाइड्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इन चारों को जोड़ने के बाद जो मद आएगी वो क्या आएगी ग्रोस सैलरी।
अब उसके बाद में आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या, एक स्पेसिफिक डिडक्शन है कि जैसे इस वित्तीय वर्ष और असेसमेंट में अपन 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, किसको, वेतनभोगी कर्मचारी को, जो पेंशन प्राप्त कर रहा है कर्मचारी को। इसी प्रकार से क्या होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की भी अपने को क्या होती है, कटौती होती है, लेकिन ये ओनली क्या होता है, केवल सरकारी कर्मचारियों को ही होती है। इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी कटौती का लाभ दिया जाता है कि जैसे वास्तविक प्राप्त मनोरंजन भत्ते की राशि, मूल वेतन का 20%, मूल वेतन में मतलब बेसिक सैलरी या 5,000, जो भी सबसे कम होगा वो क्या होगा, उसको छूट मिलेगी। मतलब 5,000 से ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी यदि वेतन का 20% और एक्चुअल भत्ता 5,000 से ज़्यादा है तो। और यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस देते समय इसके वास्तविक व्यय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि वो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पे कितना खर्च कर रहा है। फिर आता है डिडक्शन फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, कि क्या होता है कि कई बार जैसे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगता है, जैसे किसी कोई नियोक्ता कोई कर दे रहा है, तो यदि कर्मचारी के नियोजन कर की राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई संपूर्ण राशि कर्मचारी के हाथों में कर योग्य होगी। ठीक है, तो ऐसे कर राशि को भी क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो इसके बाद में आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो डिडक्शन में आपको देखना है यहाँ पे क्या ओनली सैलरी एड का टैक्स, कंप्लीट डिडक्शन की बात नहीं हो रही है कि सैलरी डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। पहला तो होगा प्रमाणित कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये यहाँ पे कंडीशन है स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 या सकल वेतन की राशि से जो भी, दोनों में से जो भी कम होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। इससे पूर्व वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या था, 40,000, इस साल इसको क्या कर दिया, 50,000। फिर आता है मनोरंजन भत्ते का, और एक आता है रोज एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास क्या होगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपने को यदि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी का कैलकुलेशन करना है तो मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम किसके लिए, 1 जनवरी 2004 के बाद यदि कोई कर्मचारी है और वो सरकारी है, क्योंकि सरकारी के केस में उसके क्या होगा, एम्प्लॉयर या प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो प्राइवेट कंपनी में यदि 10% कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से तो वो। ठीक है, फिर आता है वैल्यू ऑफ प्रिक्विसाइड्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इन चारों को मिला के ग्रोस सैलरी हो जाएगा। डिडक्शन 3 प्रकार के होंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेज और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। यदि कोई उसका एम्प्लॉयर कोई टैक्स गवर्नमेंट को चुका रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोटा मोटा समरी के रूप में क्या हो गया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनको अपन एक एक करके विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।